S Plus Online Learning Division। आज हम फिर हाजिर हैं लाइफ प्रोसेस के एक अगले टॉपिक को लेकर के, और हम इस सीरीज में पूरे लाइफ प्रोसेस की एक एक करके सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि ये पूरे का पूरा चैप्टर हमारे बोर्ड के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चा, हमने पिछले टर्न पे बात किया था डाइजेशन से, और डाइजेशन के बाद जो अगला टॉपिक है इस लाइफ प्रोसेस में वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और इसके पूरा का पूरा अप्रोच को, इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को हम जरा जब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें एक खास चीज है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई चीज सर्कुलेट हो रही है। कोई चीज क्या हो रही है? सर्कुलेट। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करें इंसानों में, तो इंसानों में सर्कुलेट क्या चीज होता है? ब्लड। इंसानों में सर्कुलेट क्या होता है बच्चे लोग? ब्लड। अब जब ब्लड ये सर्कुलेट होगा तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे इंसानों में ब्लड सर्कुलेट होता है वैसे ही अगर हम प्लांट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में भी होता है। और किसकी मदद से होता है? जाइलम और फ्लोएम की मदद से। यहां पर हम एक खास चीज देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले किसमें पढ़ रहे हैं? ह्यूमन में। अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्टेशन हम सबसे पहले किसमें पढ़ रहे हैं? ह्यूमन में, तो आप ये बताएंगे कि ह्यूमन में होगा क्या कि जब भी ब्लड फ्लो होगा, जब भी क्या होगा बच्चा लोग? ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड होगा क्या कि हमारे शरीर के अंदर कुछ वेसल्स हैं, कुछ पाइपलाइंस हैं, उन्हीं के अंदर ब्लड फ्लो होता है। अगर हम बात कहें आपसे कि पूरे शरीर में पाइपलाइन का एक जाल बिछा होता है, और उस पाइपलाइन के जाल को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि पूरे शरीर में जो ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, अब दरअसल जो पाइपलाइन फैली हुई हैं, उन पाइपलाइन में ब्लड अपने आप नहीं फ्लो होता है। उसको फ्लो कराने के लिए, भाई जाहिर सी बात है कि अगर हार्ट है तो उसमें ब्लड अपने आप नहीं फ्लो होता है, उसके लिए एक चाहिए मोटर, और मोटर के तौर पे कौन सा काम करेगा? हार्ट काम करेगा। तो अब हम एक एक करके हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स कैसे काम करती हैं, हार्ट कैसे काम करता है, और ब्लड क्या होता है। यानी इस ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में आपको ह्यूमन में आप ये बताइएगा कि अगर हम बात करें ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहां पे आपको समझना क्या क्या है? सबसे पहले तो ब्लड समझना है। सबसे पहले क्या समझना है? ब्लड समझना है। उसके बाद क्या समझना है? उसके बाद समझना है ब्लड वेसल्स। उसके बाद क्या समझना है? ब्लड वेसल्स। उसके बाद हम समझेंगे बच्चा लोग ब्लड वेसल्स, और उसके बाद अगर क्या समझना है तो उसके बाद आप समझेंगे हार्ट। ठीक है, तो तीनों चीज समझेंगे। सबसे पहले अपन लोग ब्लड समझेंगे, ब्लड के बाद क्या समझेंगे? हम समझेंगे ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड जिन पाइपलाइंस में बह रहा है उसको समझेंगे, और सबसे अंत में क्या समझेंगे हम लोग? हार्ट समझेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, प्लांट वाला बाद में देखेंगे, पहले और ह्यूमन वाला देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन की बात करते हैं। आइए, अगर सबसे पहले बात की जाए ब्लड की, तो आप ये बताएंगे, हाँ दूसरा वाला कलर ले लेता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि ब्लड क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा लोग कि ब्लड क्या है, तो आप एक लाइन में बताइएगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप एनसीईआरटी के लाइनों को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है ब्लड इज कनेक्टिव मोबाइल टिश्यू, यानी ब्लड एक, अब सोच के देखो कैसा लगता है कि ब्लड जो है वो चल रहा है, यानी एक ऐसा टिश्यू जो कि चलने की टेंडेंसी रखता है, फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है। तो आप बताएंगे, जब अक्सर हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बच्चा ब्लड क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर लिक्विड है। नहीं, ब्लड लिक्विड नहीं है यार, वो लिक्विड से थोड़ा और गाढ़ा होता है। तो आप उसको जेल वाले क्राइटेरिया में रख सकते हो। किसमें रख सकते हो? जेल वाले क्राइटेरिया में। तो ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो कि जेल जैसा होता है, और साथ ही साथ क्या करता है? मूव करता है, चलता है। कहां चलेगा? हमारी ब्लड वेसल्स में, यानी हमारी जो पाइपलाइंस हैं, जो नसें हैं, उनमें चलेगा। अब आप एक लाइन में बताएंगे कि अगर ब्लड को आप देखें, अगर आप ब्लड को देखें तो आप बताएंगे कि ब्लड में, अगर हम बात करें ब्लड की,
तो आप बताएंगे कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड कितने चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? सबसे पहले वाले चीज को आप अगर कहें कि ब्लड क्या है, तो आप एक लाइन में बताइएगा, ब्लड एक कनेक्टिव मोबाइल टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। अच्छा, दूसरी बात, किन चीजों से मिलकर बना होता है ब्लड? तो आप बताएंगे दो चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड कितने चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली जो चीज है वो है प्लाज्मा। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? प्लाज्मा। और दूसरी चीज क्या है? वो कहेंगे ब्लड सेल्स है। क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स है। तो आप बताएंगे कि ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज है प्लाज्मा और दूसरी चीज क्या है? ब्लड सेल्स है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम अपने शरीर में मान लो कोई घाव हो जाए, चोट चपेट लग जाए, तो खून ही बहता है रेड कलर का। हमको प्लाज्मा या फिर ब्लड सेल्स कुछ ऐसा तो दिखता नहीं, रेड रेड सा दिखता है। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि जो रेड रेड सा दिख रहा है उसमें बाकी चीजें उसके कंपोजिशन में हैं। अब ऐसा नहीं दिखेगा कि पहले प्लाज्मा बह जाए फिर ब्लड सेल्स बह जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। सारे के सारे वो मिक्सअप है, मतलब उसी के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो आप ये बताएंगे कि जो प्लाज्मा है, जो क्या है? प्लाज्मा है, ये कैसे कलर का होता है? व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट। तो सबसे पहली बात तो प्लाज्मा जो है वो कलरलेस होता है, यानी व्हाइट कलर का होता है। उसके साथ ही साथ आप अगली बात क्या बताएंगे कि इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% में, अभी ये सारी चीजें आपको स्लाइड में भी दिखाएंगे बच्चा लोग जल्दी जल्दी, लेकिन अभी आप कुछ चीजें एक फ्लो, जैसे मान लीजिए जब आप नोट्स बनाइएगा ना, तो जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे एरो बना के फ्लो चार्ट के तौर पे भी चीजों को समझिएगा, ताकि आपके एग्जाम के समय ये क्विक रिवीजन के लिए आपके काम आ सके। आप यहां बताएंगे कि प्लाज्मा में सबसे पहली बात आप ये बताएंगे कि ये व्हाइट है यानी कलरलेस है। दूसरी बात ये बताएंगे इसमें 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। अच्छा, अगली चीज क्या है? अगली चीज इसमें पाई जाती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं इसमें। तो आप वो बता देंगे कि जो प्लाज्मा है उसमें क्या पाए जाते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। कुछ अमाउंट में इसमें ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। मान के चलिए कुछ प्रोटीन वगैरह पाई जाती है, जैसे ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है, तो ये सब प्रोटीन वगैरह पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा आप बताएंगे कि ये व्हाइट कलर का होता है, 90 से 92% इसमें वाटर होता है। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बना होता है। एक और खास बात मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो ब्लड है ना, उस ब्लड का 55% पार्ट, ब्लड का कितना परसेंट पार्ट? 55% पार्ट प्लाज्मा बनाता है। और ब्लड सेल्स कितना परसेंट पार्ट बनाता है? तो आप कहेंगे 45। तो आप बताएंगे कि ब्लड का 55% पार्ट कौन बनाता है? हाँ देखो, मेजर रोल प्ले कर रहा है भाई, मेजर वाला पार्ट बना रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा बोले तो ये मेजर पार्ट बनाने का बिड़ू। तो आप ये बताएंगे कि जो प्लाज्मा है ये यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट बनाएगा? मेजर पार्ट बनाएगा। जबकि माइनर पार्ट कौन बनाता है? छोटा वाला हिस्सा कौन बनाता है? ब्लड सेल्स बनाती हैं। अब यहाँ पे अगली खास बात क्या है? अगली खास बात अगर हम देखें तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये देखिए प्लाज्मा के बारे में कि 55% ब्लड का पार्ट होता है, हल्का, दरअसल हल्का येलोइश नहीं, आप यहाँ बताएंगे कि व्हाइट या कलरलेस, इतना बताने से काम हो जाएगा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा कैरी करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये कुछ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा जो है बेटा ये कुछ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्लूकोज भी कैरी कर रहा है या ग्लूकोज भी है इसमें, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर पूछूं कि प्लाज्मा का सबसे मेन वर्क क्या है, तो आप बताएंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है। तो यहां से ये पूछा हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, तो बताएंगे वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये सारी चीजें प्लाज्मा में होती हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ब्लड सेल्स की। यहां आते हैं अपन लोग। ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो आप ये बताइएगा कि जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। पहली वाले को कहेंगे आरबीसी, दूसरी वाले को कहेंगे डब्ल्यूबीसी, और तीसरी वाली को क्या कहेंगे?
प्लेटलेट्स कहेंगे। तो आप बताएंगे कि जो ब्लड सेल्स हैं, जो कौन है ब्लड सेल्स, वो ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। पहले वाला कहलाएगी आरबीसी, दूसरी वाली कहलाएगी डब्ल्यूबीसी और तीसरी वाली क्या कहलाएगी? प्लेटलेट्स कहलाएगी। आप ये बताएंगे कि आरबीसी का एक दूसरा नाम भी होता है। जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका एक दूसरा नाम भी होता है। इनको एक दूसरे नाम में कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, इनको कहते हैं नहीं भाई, गलती नहीं करने का, इनको कहेंगे इरिथ्रोसाइट्स, इनको कहेंगे ल्यूकोसाइट्स और इनको क्या कहेंगे? थ्रम्बोसाइट्स। अच्छा, गलती से ल्यूकोसाइट की जगह ल्यूकोप्लास्ट मत बोल दीजिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आप ये बताएंगे कि आरबीसी को, फिर से नाम सुनने का, यहां पर इसको कहेंगे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है इसको क्या बोल देंगे? थ्रम्बोसाइट्स। अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करें कि जो आरबीसी है, अब सीधे टारगेट करते हैं किसको? आरबीसी को, सीधे टारगेट करते हैं आरबीसी को। तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आप ये बताएंगे कि आरबीसी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। आरबीसी जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों में क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। मेल में जो इनका अमाउंट है आरबीसी का, जो आरबीसी का किसमें अमाउंट है बेटा? मेल में। तो आप बताएंगे कि जो मेल में अमाउंट है आरबीसी का वो है 50 to 55 लाख mm³ तो आप बताएंगे कि मेल में जो आरबीसी का नंबर है वो कितना है? 50 से 55 लाख घन मिलीमीटर, यानी 50 to 55 लाख mm³ मिलीमीटर है। मैं बहुत सोच समझ के लिखा रहा हूं, नहीं तो आप ये मत समझिएगा कि सर भांग वांग खा के आए क्या? नहीं, भांग वांग खा के नहीं है, बाद में यार, अभी कहां भांग वांग खा के, होली अभी दूर है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो mm³ है बेटा, ये मिलीमीटर क्यूब ही है। नहीं तो बच्चे दरअसल सोच लेते हैं कि लिक्विड में है तो कहीं मिलीलीटर ना हो, तो यहां पर आप बताएंगे मिलीमीटर क्यूब है। अच्छा, फीमेल में अगर देखा जाए इनका अमाउंट आरबीसी का, किसमें देखा जाए? फीमेल में। तो आप बताएंगे कि फीमेल में जो आरबीसी का अमाउंट होता है वो कम पाया जाता है, वो पाया जाता है 45 लाख to 50 लाख, यानी आप बताएंगे, हाँ वही यूनिट, वही mm³। तो आप ये बताएंगे कि जो फीमेल होती हैं उनमें 5 लाख आरबीसी, अरे बाप रे, फीमेल में 5 लाख आरबीसी क्या होती हैं? कम होती हैं। हाँ, नहीं, गॉड ने पार्शियलिटी नहीं किया है। आप बताएंगे हाँ भाई, अगर लड़कों के अंदर आरबीसी ज्यादा है, लड़कों का थोड़ा सा वजन ज्यादा है सारे ऑर्गन का, तो लड़कियों की भी एक खास चीज होती है, भगवान ने उनको इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी दी हुई है कंपेरिजन मेल के। तो आप ये बताएंगे कि यहां पर जो फीमेल है, फीमेल के अंदर आरबीसी जो है वो 5 लाख कम पाई जाती हैं। अच्छा, आगे चलेंगे अपने लोग। यहां पर जब आगे चलेंगे तो आप एक खास बात बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी बनती कहां है, अगर पूछा जाए कि जो ये आरबीसी है ये बनती कहां है, फॉर्म कहां होती है, तो आप बताएंगे कि आरबीसी की जो बनने की साइट है वो क्या है? बोन मैरो है। आरबीसी की जो बनने की जो साइट है वो क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो क्या चीज होती है? आप बताएंगे कि जो लंबी हड्डियां होती हैं, मान लिया ऐसे हमने कि लंबी हड्डी है, ठीक है, हाँ ये ऐसे, तो जो लंबी हड्डियां होती हैं, लंबी हड्डियां बेटा अंदर से खोखली होती हैं, वो पूरी मजबूत नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें हमारी जांघ की जो हड्डी है जिसको हम कहते हैं फीमर, वो हड्डी सबसे कमजोर हड्डी है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जांघ काफी मोटी है, बहुत मजबूत होता होगा, या पहलवान लोग ऐसे ऐसे करते हैं जांघ पे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जांघ वहां पे मसल्स ज्यादा है, बट वो हड्डी जो है फीमर वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि अंदर से क्या है? खोखली है। तो यहां पर आप बताएंगे कि इस हड्डी में पाई जाती है कैविटी। इस हड्डी में क्या पाया जाता है? कैविटी पाया जा रहा है, खोखलापन पाया जा रहा है। और जब खोखलापन पाया जा रहा है तो इसी वजह से ये क्या है? कमजोर है। अच्छा, एक और खास बात, ये जब खोखली रहेगी ना अंदर से, तो इसमें कुछ फ्लूइड भरा रहेगा। हाँ, इसमें कुछ फ्लूइड भरा रहेगा। जैसे मान लीजिए जो लोग मटन वटन खाने के शौकीन हैं, तो मटन का वो देखा नहीं, नल्ली वाला पार्ट ऐसे खाया, उसके बाद तोड़ के खींच लिया नहीं भाई, कुछ लोग शाकाहारी होंगे, कहेंगे बाप रे बाप क्या बोल रहे हैं सर। नहीं भाई, कुछ लोग जो खाते हैं वो जानते होंगे कि जब आप इसको खींच के ऐसे करेंगे तो ये जो आप टेस्ट लेना चाहते हो क्या है? ये बोन मैरो है।
देखिए भाई, हकीकत तो ये है कि आप शाकाहारी रहिए, वेजिटेरियन रहिए, क्योंकि जो वेज वाली चीजें होती हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, अच्छी होती हैं। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर जो बोन मैरो है, ये बोन मैरो के अंदर ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बोन मैरो के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है? आरबीसी फॉर्म हो रहा है। अच्छा, एक और खास बात, अगर ये हड्डियां मान लीजिए टूट जाए तो इंसान में ब्लड की कमी हो जाएगी। हाँ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और खास बात, अगर बात की जाए कि आरबीसी का शेप कैसे होता है, तो आप बताएंगे ये ओवल शेप की होती है। नहीं यार, रेड बनाओ भाई, बात हो रही है आरबीसी की, अपने लोग इसको बैगनी वैगनी बना दे रहे हैं। हाँ, रेड बनाओ। तो अगर बात की जाए आरबीसी की, तो आरबीसी कैसी होती हैं? ओवल शेप होती हैं। ओवल शेप होंगी या डिस्क लाइक होंगी? तो आप बताइएगा कि आरबीसी का शेप क्या होता है? ओवल होता है। अब एक बात यहाँ पे आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, आप सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे कि मैंने अभी भी बताया कि ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। अच्छा, और आप सबने 9th में पढ़ रखा है कि जो टिश्यू होती है वो किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से। और सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप यहां बताएंगे कि इसका मतलब गुरुजी, जो आरबीसी है वो भी एक तरीके की क्या है? सेल है। हाँ, बात सही है भाई, लेकिन ये ऐसी सेल है बेटा कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या? हाँ, एकदम आप सही सुन रहे हैं कि ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है दादा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और आप ये बता देंगे कि जितने भी ममेलिया हैं, जितने भी कौन है? ममेलिया। ममेलिया का मतलब ऐसे ग्रुप के लोग या ऐसे क्लास के लोग जिसमें माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो ग्रुप क्या कहलाता है? ममेलिया कहलाता है। तो सारे के सारे ममेलिया जो हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं होता है। खाली 2 ही एक्सेप्शन है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक है कैमल, ऊंट, और दूसरा है लामा। तो 2 जानवर ऐसे हैं, एक है ऊंट और दूसरा है लामा, जिसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। नहीं तो सारी की सारी जो आरबीसी होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, आगे चलेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि अगर आरबीसी एक बार मान लो बन गई, आरबीसी कितनी बार बन गई? एक बार, तो चलेगी कितने दिन? तो आप बताएंगे 120 दिन। आरबीसी एक बार बनने पर कितने दिन चलती है? 120 दिन जिंदा रहती है। और जब 120 दिन हो जाएगा ना, तो होगी क्या? इसके मरने का समय आ जाएगा, इसके डेड होने का समय आ जाएगा। तो ये पहुंच जाएगी एक ऑर्गन के पास जिसका नाम है स्प्लीन। क्या नाम है? स्प्लीन। हिंदी में इसको बोला जाता है प्लीहा। तो आप ये बताएंगे कि आरबीसी को जब बने हुए 120 दिन के करीब हो जाएंगे तो उसके मरने का समय आ जाएगा, तो ये कहां पहुंच जाएगी? स्प्लीन में पहुंच जाएगी। और जब स्प्लीन में पहुंच जाएगी तो डेड हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का। तो आरबीसी के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ गए, लेकिन इसमें एक अभी सबसे खास चीज नहीं समझे हैं भाई, जरा उसको भी बात देख लेते हैं। आरबीसी में ऐसी खास चीज क्या है? तो आप अगली सबसे खास चीज बताएंगे जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि आरबीसी में एक बहुत खास चीज पाई जाती है। क्या खास चीज पाई जाती है? वो है हीमोग्लोबिन। देखिए, मेंशन कर दिया, आरबीसी में एक खास चीज पाई जाती है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अगर हम यहां से तोड़ दें, यहां से, तो 2 वर्ड बन जाएगा। एक बन जाएगा हीम और दूसरा बन जाएगा ग्लोबिन। दूसरा क्या बन जाएगा? ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन मेटल। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन मेटल। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो आप बताएंगे कि आयरन मेटल और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलके क्या बना है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? यही तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन जरिया है। हाँ, यही है महाराज हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ये दरअसल ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगे तो किसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? आप बताएंगे कि इनको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया
तुम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करो। किसको किसको ट्रांसपोर्ट करो? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो और किसको ट्रांसपोर्ट करो? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करो। तो ये करते क्या है महाराज, ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेके कहां तक जाएंगे? टिश्यू तक। ऑक्सीजन को कहां से उठाएंगे? ये लंग्स से। और कहां तक जाएंगे? टिश्यू तक। तो आप बताएंगे कि ये उठाएंगे लंग्स से और जाएंगे कहां तक? टिश्यू तक। इसके अपोजिट जब उधर से लौटने लगेंगे टिश्यू से, तो ये किसको उठाएंगे? CO2 को। कहां तक लेके आएंगे? लंग्स तक। तो आप ये बताएंगे कि सांस खींचते समय ये लेके किसको जाते हैं? ऑक्सीजन को। और सांस छोड़ते समय ये किसको लेके आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इनका काम है। तो आप अगर बताएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, तो क्या बताएंगे? आरबीसी। उसके बाद अगले पे चलेंगे। अगला नंबर आता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें बेटा, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, मैंने बता ही दिया, नाम इनका ल्यूकोसाइट्स है। और मैंने ये भी बता दिया कि इनका अच्छा, एक और खास बात, जैसे आरबीसी में आरबीसी का अमाउंट मेल और फीमेल में अलग अलग था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। आप बताएंगे कि ये 6000 से 6000 से कितना? 10,000 तक। 6000 से 10,000, हाँ 6000 से 10,000 तक ये पाई जाती है इंसानों के अंदर। कुछ किताबों में 8,000 भी लिखा है, तो आप सीधे मानिएगा कितना इनका होता है अमाउंट? करीब करीब 6000 से 10,000। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं है किसी में कम किसी में ज्यादा। डब्ल्यूबीसी सब में बराबर होती है। अब आप कहेंगे सर आपने कुछ देर पहले बताया कि लड़कियों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। हाँ ज्यादा होती है, मगर मगर डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है वो बराबर होता है। उसके बाद अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें, तो आप बताएंगे कि जो सबसे पहले तो इनके टाइप को जानो। तो आप बताएंगे कि जो आरबीसी होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसमें 3 टाइप की होती हैं, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो आप बताएंगे कि जो ग्रेनुलोसाइट्स वाली आरबीसी कितने टाइप की होंगी? 3 टाइप की, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है? बेसोफिल्स एंटीबॉडी बनाता है बच्चा। एंटीबॉडी बनाएगा और बॉडी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट। तो इसका काम क्या होता है कि एंटीबॉडी बनाता है और बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? ये करता क्या है कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में आ जाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आता है, तो ये इसको इंगल्फ कर जाएगा। ये इसको क्या कर जाएगा? इंगल्फ कर जाएगा, लिगल जाएगा। कौन? न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद है आपका आपका कौन? बीच वाला स्नोफिल। ये क्या करता है? स्नोफिल बेटा एलर्जी को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग को ठंडी चीजों से एलर्जी होती है, कुछ चीजों को धूल से एलर्जी होती है, कुछ लोग को धूप से एलर्जी होती है, तो एलर्जी को कंट्रोल करने का काम किसका है? स्नोफिल्स का होता है। उसके बाद अगर बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स का, ये वाली जो है ए ग्रेनुलोसाइट्स, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है बेटा ये 2 तरीके की होती है। एक होंगी लिम्फोसाइट्स और दूसरी कौन सी होंगी? मोनोसाइट्स। तो यहां पर ये बताएंगे कि ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरीके की होती हैं। एक होती है लिम्फोसाइट्स, जो कि पिछले यहां पे आपने देखा, एक होंगी ये लिम्फोसाइट्स और दूसरी ये कौन सी होंगी? मोनोसाइट्स होंगी। ये करती क्या है? जो लिम्फोसाइट्स होती है ये भी बेटा एंटीबॉडी ही बनाती है, लेकिन जो बेसोफिल है उससे लार्ज स्केल पे बनाती है, बड़े पैमाने पे बनाती है। यही अगर बात करें मोनोसाइट्स का, तो ये भी पैथोजन को यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को निगलने का काम करती है। अब इसके बाद आप बताएंगे कि अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो इसकी आप लाइफ साइकिल बताएंगे कुछ दिनों की होती है, 7 से 8 दिन की होती है मैक्सिमम। उसके बाद आती है प्लेटलेट्स का नंबर। हमारे यहां अब प्लेटलेट्स की बातें कुछ सालों से कुछ ज्यादा हो रही है, क्योंकि डेंगू इतना जब फैल जाता है, तो आमतौर पर जब लोगों को डेंगू हो जाता है, हाँ, तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर का मौसम आता है, भैया डेंगू फैल गया है, भैया प्लेटलेट्स कितनी पहुंची, तो प्लेटलेट्स बहुत, अब इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी है। अगर बात की जाए कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ये प्लेटलेट्स होती हैं ये पाई जाती हैं 1.5 से 2 लाख के आसपास। इनका अमाउंट जो होता है वो कितना होता है? 1.5 लाख से 2 लाख। अगर एक हेल्दी इंसान है
तो उसमें प्लेटलेट्स का अमाउंट 1.5 लाख से हमेशा बेटा ज्यादा होना चाहिए। और किसी किसी किताबों में तो आपको लिखा मिलेगा 2.5 लाख 3 लाख, लेकिन जो सही आपका अमाउंट है वो कितना है? अगर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है आपकी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, तो यानी बॉडी एकदम सही है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की कि ये करता क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इंसान को डेंगू हो जाता है तो आखिर प्लेटलेट्स इतनी मरने क्यों लगती हैं? बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आता है। जैसे मान लीजिए कि डेंगू का वायरस, किसका वायरस? डेंगू का वायरस बॉडी में आया। कहां चला आया? बॉडी में। ठीक, अब जो बॉडी के अंदर मौजूद है कौन? WBC। तो आप बताएंगे कि बॉडी के अंदर कौन मौजूद है? WBC मौजूद है। वो WBC करेगा क्या बेटा? WBC इसके खिलाफ क्या बनाने लगेगा? एंटीबॉडी। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? डेंगू के वायरस के खिलाफ। और लड़ाई करेगा बाकायदा, खूब जम के फाइट होगी एकदम भयानक। तो WBC ने जो एंटीबॉडी बनाई है उसके और डेंगू वायरस के बीच खूब अटैक होगा। और जब ये एंटीबॉडी बनेगी ना, तो ये एंटीबॉडी बेटा बहुत हाई पावर की होती है, और ऐसे में इस हाई पावर की वजह से बेचारे ये प्लेटलेट्स मरने लगते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होने का मतलब ये है कि जो आपका WBC एंटीबॉडी बनाया है वो डिजीज से लड़ रहा है और डिजीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी बॉडी सही काम कर रही है, बशर्ते ये प्लेटलेट्स ज्यादा ना गिर जाए। अगर 30-40 हजार से ज्यादा गिर जाएगा तो मतलब मामला सीरियस है, और अगर 10 हजार के नीचे चला गया तो बात जान पे बनाएगी। तो यहां पर क्या है कि ये सारी चीजें आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं अपन लोग। अब बात आती है ब्लड ग्रुप्स की। बात किसकी आती है? ब्लड ग्रुप्स की। आइए देखते हैं जरा ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो आप बताएंगे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉरलैंड स्टीनर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? कॉरलैंड स्टीनर। हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो कॉरलैंड स्टीनर ने किसमें? ह्यूमन में। कॉरलैंड स्टीनर ने किसमें बेटा? ह्यूमन में 4 ब्लड ग्रुप्स की खोज की। कितने ब्लड ग्रुप की खोज की? 4। तो आप बताएंगे कि जो साइंटिस्ट थे कॉरलैंड स्टीनर, उसने ह्यूमन के अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप की खोज की? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप की खोज की। सबसे पहला वाला ब्लड ग्रुप A, फिर B, फिर AB, फिर O। अब यहां पे समझना है कि आखिर ये ब्लड ग्रुप को, यानी A, B, AB, O, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को उन्होंने डिवाइड कैसे किया? मतलब कैसे समझ पाए कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप का है? तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे समझ पाए। किसके बेसिस पे समझ पाए? एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस में। अच्छा, एक और खास बात, जैसे ब्लड ग्रुप ए है ना, मान लीजिए, तो उसमें एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है? हाँ, क्योंकि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गया ब्लड के अंदर, तो जो खून है बेटा वो पाइपलाइंस में, नसों में जमना शुरू हो जाएगा। तो खून क्या हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा। कहां? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो आप ये बताएंगे कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी की प्रेजेंस में ब्लड क्या होने लगता है? जमने लगता है, क्लॉट होने लगता है। इसीलिए यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग पाई जा रही है। तो आप ये बताएंगे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए है मगर एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट है? तो बताएंगे बी प्रेजेंट है। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रहेगा मगर एंटीबॉडी क्या रहेगी? ए रहेगी। ये एंटीजन से एंटीबॉडी हमेशा एंटी ही रहेगी, हाँ, अलग ही रहेगी। अब बात की जाए AB की। अगर बात की जाए AB की, तो AB में एंटीजन A भी होता है, B भी होता है। अब कहेंगे सर ये बताइए कि एंटीबॉडी कौन सा वाला होता है? यहाँ तो दोनों प्रेजेंट है। तो बता दो, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ A वाला होता तब भी क्लॉट कर जाता, B वाला होता तब भी क्लॉट कर जाता। तो जो ऊपर वाला है ना, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, उसको सब पता है कि कौन से टाइप का एंटीजन बन रहा है शरीर में, कौन से टाइप का एंटीबॉडी बन रहा है। बिल्कुल वो अपने हिसाब से चला रहे हैं सब कुछ। उसके बाद बात करेंगे ब्लड ग्रुप O की। ब्लड ग्रुप O में बेटा कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता, मगर इसमें एंटीबॉडी A और B पाई जाती है। अच्छा, अब कहा जाए कि इसमें ब्लड ग्रुप दिया कैसे जा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया ब्लड डोनेट करना है, खून देना है, तो अब ध्यान से सुनिए। अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को खून की जरूरत पड़ जाए तो बेटा उसको केवल ए वाला ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जा सकता है।
बी को जरूरत पड़ जाए तो बी वाला ही ब्लड ग्रुप खाली चढ़ेगा। लेकिन अगर ए बी को जरूरत पड़ जाए खून चढ़ाने की, तो ए बी को ना, ए बी वाले, हाँ दे दाता के नाम वही होते हैं, मेरा खुद का भी ए बी है, तो ए बी वाले जो होते हैं वो ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी वाला ब्लड ग्रुप भी इनको चढ़ाया जा सकता है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ाया जा सकता है, ओ वाला भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वो कहता है भैया तुम भी लाओ हमको ब्लड ग्रुप दे दो, तुम भी हमको ब्लड दे दो, तुम भी हमको ब्लड दे दो। हाँ, थोड़ा सा मांगने वाली टेंडेंसी है ए बी वालों की, मेरी खुद की भी है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि ओ वालों को किसका ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, ओ वाले का कहानी ये है कि बेटा ओ वाले ब्लड ग्रुप लोग ये दिल के बड़े होते हैं, राजा टाइप होते हैं, ये ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं। ओ का खून इन तीनों में से किसी को चढ़ाया जा सकता है, मगर अगर ओ को जरूरत पड़ गई तो उसको खाली ओ वाले का ही खून चढ़ेगा। हाँ, ये देखिए, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ये अपना खून तो सबको दे सकते हैं, मगर अगर इनको खून की जरूरत पड़ी तो इनको खाली ओ वाला ब्लड ग्रुप ही चढ़ेगा और कोई नहीं चढ़ेगा। एक मूवी देखी होगी सुल्तान, उसमें कहता है ना तेरा बेटा ओ ब्लड ग्रुप का था, हाँ देखा होगा इसमें। अच्छा, अब देखेंगे, अगर बात करें इंसान के अंदर कितना खून होता है तो बताएंगे 5 से 6 लीटर होता है। अगर बताएंगे कि इंसान का जो ब्लड होता है वो एसिड है, बेस है कि आपका न्यूट्रल है, तो बताएंगे हल्का बेसिक होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू इसकी जो होती है रियल वाली वो होती है 7.2 से 7.4 के आसपास। नीट में सवाल आया है एक बार कि पीएच वैल्यू क्या होती है, इसको भी देखिए। अरे अभी तो नीट बहुत दूर है, छोटे बच्चे हो यार, लड़कियां हो ना, अभी तो हाई स्कूल में हो, और एनआईओ से अभी हाई स्कूल पास करोगे, इंटरमीडिएट पास करोगे, तब आगे जाओगे ना। आगे देखेंगे, यहां पर अगला बताएंगे कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो आप बताएंगे कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी की प्रेजेंस में ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाएगा। वही कैसे डोनेट करते हैं वही पूरी कहानी समझाई गई है। आरएच फैक्टर, इस पे बात करेंगे। तो बताएंगे आरएच फैक्टर जो होता है इसमें ब्लड ग्रुप, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं, ऐसे समझिए कि कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें जो आरएच फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो आरएच फैक्टर क्या होते हैं? पॉजिटिव, और कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो आरएच फैक्टर नेगेटिव होते हैं। बेटा इसमें जो गड़बड़ है वो कहां गड़बड़ है? आरएच फैक्टर नेगेटिव में, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव की शादी आरएच फैक्टर निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से हो जाती है तो उसकी बच्चे जो होते हैं, उसकी संतानें बहुत अच्छी नहीं देखी गई हैं, उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टेलिस। नाम बड़ा खतरनाक है, हाँ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टेलिस। ऐसे में जो संतान होती है वो जन्म लेने के बाद मर जाती है, या तो पहली संतान अगर बच भी गई तो उसके आगे की संतानें नहीं बचती हैं। ये कहानी है इसकी। उसके बाद बात करेंगे अपन लोग लिम्फ की। लिम्फ क्या है? तो आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए हम देखेंगे कि ब्लड जो है जब वो फिल्टर हो जाता है, ब्लड जब क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है, तो उससे आरबीसी छन के अलग हो जाता है। ब्लड दो ही जगह फिल्टर होता है बेटा, या तो लंग्स में होगा, और लंग्स में होगा तो कहां होगा? ब्लड कैपिलरी में होगा, या तो फिर कहां होगा? किडनी में होगा। अभी बात यहां वाले की हो रही है। तो आप बताएंगे कि जब ब्लड कैपिलरी में ब्लड छनेगा, ब्लड कैपिलरी इस तरीके से होती है, ये आर्टरी हो गई, आगे चल के डिवाइड हो जाएगी ऐसे ऐसे, और फिर जब आगे बना लेगी तो ये वेन्स हो जाएगी। तो आप बताएंगे ये पल्मोनरी आर्टरी है, अभी सब समझाऊंगा पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है। तो आप बताएंगे कि ये आपकी आर्टरी है, ये वेन्स है, और दोनों को एक पतली पतली जाल जैसे स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, दोनों को एक पतली पतली पाइपलाइंस जोड़ती हैं जिनको ब्लड कैपिलरी कहा जाता है। और ब्लड जब यहां आ जाता है ना, जब ब्लड यहां आ जाता है इस रीजन में, ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ना, ब्लड जब यहां आ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा? इसमें से आरबीसी ऊपर रह जाती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स छन के अलग हो जाते हैं। क्या छन के अलग हो जाएंगे? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और यही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या कहलाने लगते हैं? लिम्फ कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? लिम्फ कहलाने लगते हैं। बोर्ड में आपसे पूछता भी है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो आप क्या बताएंगे कि जो ब्लड है, सबसे पहली बात तो उसमें आरबीसी पाया जाता है, तो कैसा दिखेगा? रेड कलर का जो ये पाया जाता है लिम्फ, लिम्फ में आरबीसी नहीं है तो कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा।
ब्लड में WBC का अमाउंट थोड़ा सा रेशियो कम है, लिम्फ में पूरा का पूरा WBC फिल्टर होकर चला आया है, तो इसमें ज्यादा है। ये क्या देगा? बॉडी को सिक्योरिटी देगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ये सारी बातें हैं। आगे चलेंगे, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा अपने लोग अब ब्लड कैपलरी की, अरे सॉरी ब्लड वेसल्स की, उसके बाद डिजीज वगैरह कुछ देखेंगे। आइए चला पीछे चलते हैं और थोड़ा हार्ट वगैरह देख लेते हैं। जी पीछे चलते हैं और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहां समझते हैं। अगर हम लोग बात करें, समझिएगा, अगर आपसे बात की जाए ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो आप बताएंगे ब्लड वेसल्स एक तरीके की पाइपलाइन होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स एक तरीके की पाइपलाइन होती है। अच्छा, ये जो पाइपलाइंस होती हैं, तो आप ये बताएंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं एक तरीके की पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन कितने तरीके की होंगी? 3 तरीके की होंगी। ब्लड वेसल्स वाली पाइपलाइन कितने तरीके की होंगी? 3 तरीके की होंगी। पहले वाले को कहेंगे आर्टरी, दूसरे वाले को कहेंगे वेन, पहले वाले क्या कहेंगे? आर्टरीज, दूसरे वाले को कहेंगे वेन्स, और तीसरे वाले को कहेंगे कैपिलरी। तो पहले वाले को कहेंगे आर्टरी, दूसरे वाले को कहेंगे वेन्स, और तीसरे वाले को कहेंगे कैपिलरी। आर्टरीज जो होती हैं, जरा उनको समझेंगे, जरा आर्टरीज को समझेंगे। सबसे पहले आर्टरीज जो होती हैं बेटा, उनकी दीवारें मोटी होती हैं। अब पाइपलाइन की बात हो रही है, आर्टरीज जो होती है उनकी दीवारें क्या होंगी? मोटी होंगी। आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं। जब आर्टरीज की दीवारें मोटी होंगी तो इसके बीच में जो गैप बन रहा है, आर्टरीज की दीवारें मोटी हैं तो इनके बीच में जो क्या बन रहा है? गैप बन रहा है, कैविटी बन रही है। वो कैविटी क्या रहेगी? बहुत नैरो। तो आप बताएंगे आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं तो उसके बीच में जो कैविटी बनेगी वो क्या रहेगी? नैरो रहेगी। और जब जगह कम है, एरिया कम है अंदर की तरफ, मतलब एक ट्यूब ऐसी है जो बहुत मोटी है और अंदर उसकी जगह कम है, तो इसमें ब्लड जो है बहुत किससे बहेगा? प्रेशर में। तो आप क्या बताएंगे कि जो आर्टरी है उसमें ब्लड बहुत ज्यादा किससे बहता है? प्रेशर से बहता है। ब्लड उसमें बहुत ज्यादा किससे बहता है? प्रेशर से बहता है। अच्छा, उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बहता, इसमें ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है तो रिवर्स जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद अगर हम कहें वेन्स की बात करें, वेन्स की, तो बताएंगे वेन्स की दीवारें क्या होती हैं? पतली। ये वेन्स हैं, ये क्या है? वेन्स है। तो वेन्स की दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। जब वेन्स की दीवारें पतली होंगी तो इसके बीच में जो जगह बन गई, जो कैविटी बन गई, वो बहुत ज्यादा क्या है? वाइड है। क्या है? बहुत ज्यादा वाइड है। वाइड का मतलब बहुत ज्यादा चौड़ी कैविटी है। और जब बहुत ज्यादा चौड़ी कैविटी है तो ब्लड इसमें आसानी से फ्लो कर रहा है, यानी धीमा फ्लो कर रहा है। और जब ब्लड इसमें धीमा फ्लो कर रहा है तो यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसीलिए इसमें पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। जगह जगह पे ऐसे इसमें क्या पाए जाते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। जगह जगह इसमें पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका आर्टरी, ये हो गया आपका वेन। अच्छा, आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम जो करती हैं, आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम, ऐसे पतली पतली पाइपलाइंस होती हैं, तो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम कौन करती हैं? ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज को वेन्स से जोड़ने का काम कौन करती है? ब्लड कैपिलरीज। तो आप बताएंगे, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि ब्लड कैपिलरीज क्या है, तो बताएंगे आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम करती हैं। तो इसमें आपसे पूछेगा कैसे? जब एग्जाम होगा तो उसमें आपसे पूछेगा कैसे? उसमें कहेगा कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताइए, कि आर्टरीज कैसे काम करती हैं, वेन्स कैसे काम करती हैं। आगे चलेंगे, अब देखेंगे हार्ट को। थोड़ा सा हार्ट समझ लेते हैं, हार्ट की बात करेंगे। हार्ट को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये मुझे बताएंगे कि हार्ट जो है, थोड़ा अलग डिफरेंट सा कलर लिया जाए ना, हाँ,
कौन सा वाला लिया जाए यार, ये ठीक है। हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि हार्ट जो होता है ये इस तरह से बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे होगा बेटा? बंद मुट्ठी के आकार का। जैसे हम लोग ऐसे अपना मुट्ठी हथेली बंद करते हैं ना, तो आप बताएंगे कि हार्ट जो होता है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अच्छा, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो आप बताएंगे इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होंगे? 4। अच्छा, सबसे पहले तो एक और खास बात बताएंगे कि हार्ट ऊपर की तरफ चौड़ा है, हार्ट ऊपर की तरफ चौड़ा है और नीचे की तरफ कोन शेप का हो गया है। यानी जो हार्ट है ये ऊपर की तरफ तो चौड़ा है, नीचे की तरफ आते आते कैसा हो गया है? कोन शेप का हो गया है। अब क्या होगा कि जो ऊपर वाला ब्रॉड वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला चौड़ा वाला हिस्सा है, उसको हम कहेंगे आर्टरियम या आर्टिकल। तो आप ये बताएंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है चौड़ा वाला, उसको कहेंगे हम आर्टरियम। इसको थोड़ा और जूम कर दिया जाए, अब ऐसे दिख रहा होगा। तो आप ये बताएंगे कि जो ऊपर का हार्ट का जो ऊपर का चौड़ा वाला हिस्सा है उसको कहेंगे हम आर्टरियम। अच्छा, जो नीचे कोन वाला हिस्सा है, जो नीचे कोन वाला हिस्सा है उसको कहेंगे हम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहेंगे। तो आप बताएंगे कि ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे आर्टरियम या ऑर्किल, नीचे वाले कोन वाले हिस्से को कहेंगे वेंट्रियम या वेंट्रिकल। जो आर्टरियम है ये 2 हिस्से में डिवाइड रहेगा। एक रहेगा आपका राइट वाला आर्टरियम और दूसरा आपका रहेगा लेफ्ट वाला आर्टरियम। तो कितने हिस्से में डिवाइड है? 2। एक रहेगा राइट वाला आर्टरियम, दूसरा हो गया आपका लेफ्ट वाला आर्टरियम। ये राइट वाला आर्टरियम, ये लेफ्ट वाला आर्टरियम। अच्छा, उसके बाद इसी तरह जो वेंट्रिकल है वो भी 2 हिस्से में डिवाइड है। इसी तरह जो वेंट्रिकल है वो भी 2 हिस्से में डिवाइड है। ये वाला आपका हो गया राइट वाला वेंट्रिकल, देखते जाइएगा जहां जहां स्टाइलर चला रहा हूं। ये वाला हो गया आपका राइट वाला वेंट्रिकल और ये वाला हो गया आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। ये वाला हो गया आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 पार्ट हो गए हार्ट के। कितने कितने? 4 पार्ट। सबसे पहले बताएंगे राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, उसके बाद हो गया राइट वेंट्रिकल, फिर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट हो गए। अब एक खास बात यहां समझेंगे। कौन सी खास बात समझनी है? खास बात ये है कि जो राइट वाला आर्टरियम है, जो राइट वाला आर्टरियम है वो राइट वाले वेंट्रिकल से एक वॉल्व द्वारा घिरा होता है। ये एक वॉल्व इसमें खुलता है जिसको कहते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व। ये यहीं पर एक वॉल्व होता है। कलर चेंज करूं तो अच्छे समझ में आएगा। यहीं पर एक ब्लैक ले लूं क्या? ब्लैक ले लेते हैं। यहीं पर एक वॉल्व होती है ऐसे ये, और इसको कहते हैं ट्राइकैस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकैस्पिड वॉल्व। और यहां पर एक वॉल्व होगी जिसको कहेंगे बाइकैस्पिड वॉल्व। ऐसे एक वॉल्व पाई जाएगी, इसको कहेंगे बाइकैस्पिड वॉल्व और इसको कहेंगे ट्राइकैस्पिड वॉल्व। एक हो गया आपका इधर वाला बाइकैस्पिड वॉल्व, ये वाला हो गया, सॉरी, इधर वाला हो गया ट्राइकैस्पिड वॉल्व, इधर वाला बाइकैस्पिड वॉल्व। अब होता क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, ये वाला सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, 2 वेना कावा होती हैं। एक ऊपर वाली पाइपलाइन जो आ रही है इसको सुपीरियर वेना कावा और इस नीचे वाली कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों की हेल्प से ब्लड कहां भर जाता है? इस ट्राइकैस्पिड वॉल्व में, अरे सॉरी, ये राइट वाले आर्टरियम में भर जाता है। फिर से एक बार बात को समझेंगे। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों वेना कावा, वेना कावा का मतलब बेटा वेन्स, एक लाइन में क्या बताएंगे? वेन्स। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा वाले वेन्स से इम्प्योर ब्लड, अभी एक टर्म यूज कर रहा हूं, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है बच्चा कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है? कम है। तो अगर आपसे कहा जाए इम्प्योर ब्लड क्या है,
तो बताएंगे जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। और अगर कहा जाए प्योर ब्लड, क्या बोल दिया जाए, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर कहीं लिखा है इम्प्योर ब्लड तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, अगर कहीं लिख दिया जाए प्योर ब्लड यानी उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की मदद से इम्प्योर ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में आ जाएगा, राइट वाले आर्टरियम में। जब राइट वाले आर्टरियम में ब्लड आके पूरी तरीके से भर जाएगा तो इसकी दीवारें कस जाएंगी, और जब कस जाएंगी दीवारें तो एक टर्म यूज होगा, सिस्टोल। एक टर्म यूज होगा, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है बेटा कस जाना एकदम। और जब ये वाला राइट आर्टरियम एकदम से कस जाएगा तो अब ऐसा तो है नहीं कि हार्ट का वो चैम्बर कसा ही रहेगा, उसी समय क्या होगा, यहां पर ये जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है, यहां पर जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ये ऐसे ट्राइकैस्पिड वाल्व, ये ट्राइकैस्पिड वाल्व खुल जाएगी, और जैसे ही खुल जाएगी तो यहां से ब्लड निकल के यहां पहुंच जाएगा आपके। बात समझ में आई? यानी हार्ट आर्टरियम से निकल के वेंट्रिकल में पहुंच गया, लेकिन है अभी भी किस तरफ, राइट वाले की तरफ, अभी लेफ्ट वाले की तरफ नहीं आया है। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, समझ में आ गई होंगी। अब क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए ना, यहां बहुत लिख दिया है मैंने, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा, एक बार उसको फिर से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे खटाक से। आप बताएंगे कि सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की मदद से कौन सा ब्लड, इम्प्योर वाला, आ कहां गया, हार्ट के इस वाले चैम्बर में, राइट वाले आर्टरियम में। हार्ट के किस चैम्बर में आ गया, राइट वाले आर्टरियम में आ गया। अच्छा, जिस समय ये आया तो ब्लड खूब इसमें भर गया, और ब्लड जब इसमें भर गया तो ये टाइट हो गया, यानी सिस्टोल हो गया। क्या हो गया, सिस्टोल। जैसे ही ये सिस्टोल होगा, यहां पर एक ट्राइकैस्पिड वाल्व है ऐसे, और वो ट्राइकैस्पिड वाल्व खुल जाएगा, ब्लड यहां से रिलीज होके राइट वाले आर्टरियम से रिलीज होके आ जाएगा कहां, राइट वाले वेंट्रिकल में। कहां आ जाएगा, राइट वाले वेंट्रिकल में। और जब ब्लड यहां पर आ जाएगा ना, तो यहीं से एक निकली हुई है ऊपर की तरफ ऐसे नली, उस नली को कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। कहां से निकली हुई है, आपकी इस राइट वाले वेंट्रिकल से निकली हुई है। तो राइट वाले वेंट्रिकल से निकली है एक ट्यूब जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जितनी आर्टरी हैं सबकी सब प्योर ब्लड कैरी करती है, मगर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शन है, और बोर्ड में खूब पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी है जो प्योर की जगह इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, या कौन सी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो क्या नाम बताएंगे, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी जब इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी ना, तो इसको लेके यहां से पल्मोनरी आर्टरी इसको ले करके और सीधे इसको कैरी करते हुए यहां से आप बताएंगे कि पल्मोनरी आर्टरी यहां से ऐसे निकलेगी और सीधे इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हुए कहां चली जाएगी, लंग्स में। कहां चली जाएगी, लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को लेके कहां चली जाएगी, लंग्स में। और लंग्स में जाके छोटे छोटे पाइपलाइंस में डिवाइड हो जाएगी। लंग्स में जाके क्या हो जाएगी, छोटे छोटे पाइपलाइंस में डिवाइड। और इसी को आगे चल के हम क्या कह देंगे, ब्लड कैपिलरी। क्या कह देंगे, ब्लड कैपिलरी। और जैसे ही यहां इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड फैल जाएगा तो यहां एक प्रोसेस होता है बेटा डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाएगी। डिफ्यूजन का खाली एक ही मतलब होता है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के बाहर चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही ये ट्यूब और आगे बढ़ेगी तो अब फिर से सारी ट्यूब, फिर से जो नलियां हैं ये जुड़ के जब आगे की तरफ बढ़ेंगी तो इनको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। आते समय यहां से बोलते थे पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में जब पहुंच गई तो बोल दिया ब्लड कैपिलरी। ध्यान सुनिएगा, आते समय क्या बोला था, पल्मोनरी
आर्टरी। लंग्स में पहुंच गया तो क्या बोल दिया? ब्लड कैपिलरी। और फिर से जब जुड़ के एक ट्यूब बना लिया तो क्या बोल दिया? पल्मोनरी वेन। क्या बोल दिया? पल्मोनरी वेन। अब एक बात और यहां बताएंगे कि सारे के सारे जो वेन होते हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। अब देखेंगे ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेकर के फिर किस चैम्बर में आ जाएगी? ये वाले चैम्बर में आ जाएगी। यहां से लेगी और इस चैम्बर में आ जाएगी। ये डायग्राम ऐसा है कि सारी चीजें उलझी पुलझी हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। तो यहां पर जब लेफ्ट वाले आर्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड को लेके आ जाएगी, तब ऐसे समय पे होगा क्या कि ये वाला जो चैम्बर है वो फिर से कस जाएगा, तो कह देंगे सिस्टोल हो गया। अब कुछ देर बाद ये बाइकैस्पिड वाल्व, यहां एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं बाइकैस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व होता है? बाइकैस्पिड वाल्व। और बाइकैस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड यहां से यहां आ जाएगा। और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो ऐसे में होगा क्या कि ऊपर वाला हिस्सा ढीला हो जाएगा और नीचे वाला टाइट हो जाएगा। तो जब कोई पोर्शन ढीला होता है तब टर्म यूज करते हैं डायस्टोल, और जब कोई पोर्शन कस जाता है तो क्या टर्म यूज करते हैं? सिस्टोल। अब इस वाले वेंट्रिकल से एक बड़ी सी ओर्टा निकलेगी जिसको कहेंगे सिस्टेमिक ओर्टा, और उससे पूरे शरीर में ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। तो आपने पूरी की पूरी हार्ट की मैकेनिज्म समझ ली। हमने ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या समझा? हमने ट्रांसपोर्टेशन में समझ लिया ब्लड, फिर क्या समझा? ब्लड वेसल्स, फिर क्या समझा? हार्ट समझा। अब समझेंगे प्लांट को। थोड़ा प्लांट की तरफ चलते हैं, आइए मूव करते हैं, देखते हैं। अगर बात करें, प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन इतना टफ नहीं है यार, क्योंकि इसके पास हार्ट थोड़ी होता है। आपको ज्यादा टाइम लगा हार्ट समझने में ना, तो आप बताएंगे कि प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन उतना टफ नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें आप बताएंगे कि अगर हम प्लांट की बात करें, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये प्लांट है और यहां पे, हाँ ये सुंदर सा प्लांट है। अभी वो वाले प्लांट पे भी, इमेज पे भी चलेंगे। मान लीजिए ये प्लांट है। प्लांट में आप बताएंगे कि दो पाइपलाइन है। हालांकि पाइपलाइन का पूरा जाल बिछा होता है, दो ही पाइपलाइन नहीं होती है। हाँ, तो आप ही बताएंगे कि प्लांट में पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ है ऐसे। अब एक पाइपलाइन ऐसी है, सबसे पहले लाओ अच्छे से बना दे थोड़ा सा ना, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। देखेंगे, हमने मान लिया कि ये एक प्लांट है, ठीक। अच्छा, इस प्लांट में एक पाइपलाइन गई हुई है ऐसे। इसको हमने कह दिया कि ये पाइपलाइन क्या है? फ्लोएम। अभी देखना बड़े आराम से समझ में आएगा, एकदम प्यार से मुस्कुरा के। तो प्लांट में एक पाइपलाइन गई है जो कि जड़ से पूरा पत्तियों तक गई है। नाम क्या है इसका? फ्लोएम। अच्छा, इसी पाइपलाइन के अंदर एक और पाइपलाइन गई हुई है ऐसे, जिसका नाम है जाइलम। क्या नाम है इसका? जाइलम। इसका नाम है जाइलम। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जरा वहां पे चलेंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि जाइलम जो है वो नीचे जड़ों तक ऐसे ऐसे गई हुई है, जड़ों तक ऐसे। तो जाइलम के जरिए, किसके जरिए? जाइलम के जरिए। जाइलम के जरिए ये जो वाटर है वो धीरे 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 ऊपर चढ़ता है। जाइलम के जरिए धीरे धीरे ऊपर क्या चढ़ेगा? तो आप कहेंगे वाटर। जाइलम के जरिए धीरे धीरे ऊपर क्या चढ़ेगा? वाटर। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ में। लीफ में होगी, पत्तियों में होगी। तो आप बताएंगे कि यहां पर रूट से लेकर लीफ तक धीरे धीरे क्या चढ़ेगा? वाटर चढ़ेगा। किसकी मदद से चढ़ेगा? जो ये पत्तियां हैं, पत्तियों में पाया जाता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के जरिए चढ़ेगा। तो आप बताएंगे कि जड़ों से धीरे धीरे पत्तियों में कौन चढ़ेगा? वाटर चढ़ेगा। और ये जो वाटर है, यहां पर ये जो वाटर है ये नीचे से ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, अब इसके अपोजिट अगर देखें, इसके अपोजिट जो फ्लोएम है, फ्लोएम में फूड आएगा ऊपर से नीचे। फूड आएगा ऊपर से नीचे, फूड के तौर पे क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो आप बताएंगे कि जाइलम में पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा और फ्लोएम में फूड ऊपर से नीचे आएगा।
तो जाइलम का काम है नीचे से ऊपर चढ़ाना और फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे लाना। यही चीज यहां इमेज के माध्यम से दर्शाई गई है। जाइलम क्या है? नीचे से ऊपर। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट करना। तो आपने अभी जो यहां समझा वो समझा क्या कि अभी अभी आपने यहां पर देखा कि ट्रांसपोर्टेशन हमने प्लांट में भी देख लिया और एनिमल में भी देख लिया। तो इसी के साथ अब यहीं पे हम इस सेशन को रोकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।